नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुबन पर। आज हम आपके सामने हमारा जो ईटीटी के अंदर साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके जो एक श्रृंखला चल रही है उसके अंदर मैं लेक्चर नंबर 6 आपके सामने लेकर पेश हुआ हूं, रूबरू हुआ हूं। इसके अंदर आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम करने जा रहे हैं। उनके अंदर हम देखा जाए तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें पूछा गया है हमसे, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यूनिट का यूज़ जो है वो किया जाता है। अब आप इसको ध्यान से समझोगे भी, जिस यंत्र से समुद्र की गहराई को मापा जाता है उस यंत्र को बोलते हैं फैदोमीटर। ठीक है, फैदोमीटर। और इस फैदोमीटर की जो रीडिंग आती है वो आती है फैदम में। तो मतलब आप बोल सकते हैं भी समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यूनिट का यूज़ किया जाता है, तो वो है हमारा फैदम। ठीक है, फैदम का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस फैदम से जुड़ी हुई हैं। जैसे हम बात कर लें, जो हमारा समुद्र होता है, समुद्र के अंदर जो समुद्री दूरी होती है, जो समुद्री दूरी होती है, इसको किस में मापा जाता है तो ये मापा जाता है हमारा नॉटिकल मील में। ठीक है, ये हमारा नॉटिकल मील में मापा जाता है समुद्री दूरी को। सेम ऐसे ही हमारा समुद्र के अंदर जो भी चीज़ें गतिमान होती हैं जैसे जहाज़ वगैरह, तो जो समुद्र के अंदर जो गति की जाती है वो समुद्री गति किस में मापते हैं, तो समुद्री गति को मापा जाता है नॉट के अंदर। ठीक है, समुद्री गति को नॉट में मापा जाता है। सेम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। जैसे हम बात कर लें, जो हमारा लेंस होता है, लेंस की पावर जो मापने की यूनिट है वो क्या है, तो वो है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर से मापा जाता है। सेम ऐसे ही हमारी आवृत्ति होती है, आवृत्ति जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी जो है किस में मापी जाती है, तो ये हमारी हर्ट्ज़ के अंदर मापी जाती है। ठीक है, HZ से इसको हर्ट्ज़ लिखा जाता है। सेम ऐसे ही हमारा जो इलेक्ट्रिक प्रतिरोध होता है, इलेक्ट्रिक प्रतिरोध जिसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है, उसको किस में मापा जाता है, तो उसको ओम में मापा जाता है। ठीक है, OHM। और इसका जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, ओम का। ठीक है, ये आप चीज़ें याद रखोगे। बाकी हम इसको अपना जो इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक आएगा उसके अंदर इसको बेसिक सारी चीज़ें जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रीक्वेंसी से संबंधित जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। काफ़ी चीज़ें जो हैं हमने इसके बारे में जानी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है हमें, जो एड्स होता है, एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो याद रखना, एड्स को बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ही ख़त्म हो गया, लेकिन क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है। जैसे हम बात करें तो एलपीजी को बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी इसको बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एड्स का हो चुका है। सिम की बात की जाए, सिम को क्या बोलता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इसकी फुल फॉर्म है।
रेडार की बात की जाए तो जो रेडार है उसकी फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। ऐसे ही हमारा घरों में हम यूज़ करते हैं CFC। घरों में हम जैसे CFL यूज़ करते हैं, वैसे उसी से रिलेटेड एक टर्म है हमारा जिसमें CFC आ जाती है। CFC को बोल देते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये CFC स्टैंड फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसी ही हमारा CFL है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये इसकी फुल फॉर्म है। LED की बात की जाए तो LED का अगर आपसे पूछा जाए तो वो बोलोगे आप लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये हमारी इसकी कुछ बातें थी। ऐसे ही एक और पूछा जाता है जैसे ATM। ठीक है, ATM की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको आप बोल सकते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो याद रखना, काफ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 10 8 9 10 फैक्ट जो है हमारे इसके ऊपर जो है, क्या पता इनमें से एग्ज़ाम्स में कौन सा पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए सारा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था वो हमारा ख़त्म हुआ। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें पूछा गया है प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये आपने बेसिक पढ़ा होना, 6ठी 7वीं कक्षा में हम पढ़ने लग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाए तो उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम हिंदी में या पंजाबी में बोला जाए तो प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। ठीक है, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, ये कई चीज़ें होती हैं इसमें। देखो, मान के चलो ये वो सरफेस है जिस सरफेस से क्या है टकराना है, प्रकाश की किरण को यहाँ टकराएगी। ठीक है, तो मान के चलो ये वो प्रकाश की किरण है जो आ रही है। ठीक है, ये वो किरण है जो आ रही है, इसको हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे, जिसको हम बोल देते हैं भी आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो ये है। और यहाँ से टकराने के बाद ये वाली जो किरण है सेम उसी माध्यम में वापस चलेगी। ये आई कहाँ से थी, ये सूरज था, सूरज से प्रकाश की किरण आई थी, ये हवा से आई थी और हवा के अंदर ये किसी चीज़ से टकराकर हवा के अंदर ही वापस चली गई। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट बनता है इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी हैं। 2 एंगल बनते हैं यहाँ पे। एक एंगल तो वो है जिसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, और एक एंगल वो है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। एक होता है हमारा टकराने वाला एंगल और एक होता है टकराने के बाद वाला एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगलों के ऊपर कई बार बात पूछी जाती है, तो आप हमेशा याद रखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल बराबर रहता है। ठीक है, आपकी जो आने वाली किरण है, आपतित किरण जिसको बोलते हैं, और जो हमारी परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण, और इन दोनों के बिल्कुल एक अभिलंब होता है, अभिलंब किरण जिसको बोल देते हैं। ये तीनों किरणें जो होती हैं
या तीनों ही जो ये किरणें होती हैं ये एक ही मीडियम में एग्जिस्ट करती हैं, या बोल सकते हैं सभी एक ही तल पर क्या है, स्थिर होते हैं ये। ठीक है, एक ही तल पर स्थिर होते हैं। तो आपसे हमेशा याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारे जितने भी एंगल होते हैं, ये एंगल टू द नॉर्मल, ये सारे के सारे एंगल कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये तीनों के तीनों एक ही मीडियम के अंदर एग्जिस्ट जो है करते हैं। अब ये जो एक प्रॉपर्टी थी ना लाइट की, रिफ्लेक्शन की, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ना एक हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जो बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं ना, डॉक्टर जब आपका कहीं भी गए होने तो कानों में डाल के चेक करते रहते हैं वो, तो वो बोलते हैं उसको स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप जो होता है ना, ये डॉक्टर यूज़ करते हैं। जो इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वो किस पर काम करता है, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। और इसकी खोज जो की गई थी, ये याद रखना, ये किसने की है, तो ये रेने लिनी ने की है, रेने लेनी ने की है। और रेने लिनी कौन है, तो ये एक स्वीडन की महिला है। ठीक है, स्वीडन की एक महिला है। ठीक, तो ये इसके प्रकाश की किरण के ऊपर जो भी बात हो सकती थी वो सारी आपके सामने हमने बताई। भी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल टू द नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर आपको क्या है मिलेंगी। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण एक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम के अंदर वापस चली जाए तो वो फिनोमेना कौन सा होता है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये भी हमारा प्रकाश के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर पूछा गया है हमारा जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में जो पानी का और पेड़ का जो भ्रम होता है वो प्रकाश का रेगिस्तान में आप देखोगे ना, तो कई बार आपको क्या है, कोई पेड़ दिखाई दे जाता है, कोई आपको क्या है ऐसे पानी का तालाब दिखाई दे जाएगा, लेकिन जब आप पास में जाओगे तो वहाँ पे वो कुछ नहीं होता। इस प्रकार का जो भ्रम पैदा होता है, ये प्रकाश का कौन सा गुण है जिसकी वजह से ये भ्रम जो है पैदा होता है, तो इसको थोड़ा समझ लेना, आपने बहुत बार पढ़ा होना। पहली बात तो इसका जो क्वेश्चन आंसर बनता है हमारा वो बनता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये क्यों होता है, तो ये होता है जी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो परावर्तन में क्या था, परावर्तन तो हमने ऊपर पढ़ा है, ये वाला परावर्तन पढ़ा, इसमें क्या था, प्रकाश की किरण आई टकराकर उसी माध्यम में वापस चली गई। अब इसके अंदर क्या होगा, प्रकाश की जो किरण है ना, मान के चलो ये सूरज है, इसके अंदर ये प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये प्रकाश की किरण मान के चलो यहाँ पे आ गया है पानी। ठीक है, अब पानी है, अगर देखा जाए तो ये प्रकाश की किरण आ रही थी यहाँ पे वायु से, तो यहाँ से पानी से टकरा कर अगर ये वापस चली जाए, अगर ये यहाँ पे वापस चली जाती हवा के अंदर ही, वायु के अंदर ही, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। अगर यहाँ पे क्या हुआ, अभी मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे वायु है और यहाँ पे क्या हो गया है, ये पानी है। जैसे ही पानी हुआ तो प्रकाश की किरण को क्या है, सीधा जाना चाहिए था, सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन क्या है, ये सीधा नहीं गई, ये क्या हो गया, थोड़ा सा अपने जो इसका नॉर्मल है उसकी तरफ थोड़ा सा क्या है, ये बेंड हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ये अपनी बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हमें बहुत सारे जो है भ्रम पैदा होते हैं। प्रकाश की किरण का अपने नॉर्मल, अपने जो अभिलंब की तरफ झुकना जो होता है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के अंदर प्रकाश की किरण जो है वो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, या आप बोल सकते हो अपने 90 डिग्री का जो उसका एंगल होता है उसकी तरफ वो झुक जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मुड़ जाती है, उसकी वजह से क्या है, बहुत सारे भ्रम जो हैं वो हमें पैदा होते हैं। जैसे हम बात कर लें, आप कभी भी देखोगे तो जो पानी का गिलास है, आपसे पूछा जाए पानी के गिलास के अंदर आप मान के चलो यहाँ पे जो सिक्का रख दिया और ये पानी का गिलास भरा हुआ है, ये सिक्का आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऊंचा उठा हुआ, क्यों दिखाई देता है, तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है।
एक आपने देखा होना मछली पानी के नीचे बहुत गहरी होती हैं, लेकिन जब आप देखोगे तो वो मछली आपको क्या है, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो मछलियाँ ऊपर अपने वास्तविक तल से ऊपर उठी हुई क्यों दिखाई देती हैं, तो वो भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। रेगिस्तान में पानी और पेड़ का भ्रम का जो पतन पड़ता है वो भी हमारा अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, अब देखो आपने देखा होना जैसे जूस वगैरह पी लेते हैं हम किसी कैफ़े में जाकर, तो वहाँ पे क्या है, जो आपकी जो स्ट्रॉ है, ये वाली जो स्ट्रॉ आपने जिससे ये पाइप जिसके साथ आपने ये जूस पिया है, अब ये जो जूस पिया है तो ये खाली गिलास है, जब दूर जाके देखोगे तो ये आपको क्या है, इस प्रकार से मुड़ा हुआ महसूस होगा। असल में ये मुड़ा हुआ नहीं होता। अब इसका जो भ्रम पैदा होता है ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है पानी के अंदर जो रखी कोई भी पाइप है वो आपको टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, तो वो भी आपको इसी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। और वैसे देखा जाए तो जो हमारा तारे होते हैं, तारे कभी टिमटिमाते नहीं हैं, तारों का अपना प्रकाश होता है, और तारों का जो टिमटिमाना है ये हमें क्यों महसूस होता है, तो ये भी हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये सारी जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी क्वेश्चंस जो हैं बनते रहते हैं, पूछते रहते हैं आपसे। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपने। और कभी भी आपसे पूछा जाए इन प्रकाश की इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आप क्या है जी, बिल्कुल बेफिक्र होकर बता सकते हो। यही चीज़ें जो होती हैं पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो भी प्रकाश के ऊपर ही है। आपसे पूछा गया है भी जो हमारा प्रकाश होता है इसके अंदर जो प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक कलर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। ठीक है, प्राइमरी कलर्स जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे लाल, हरा और नीला, रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, ये हमारे 3 कलर होते हैं, मेन कलर हैं ये। और इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं कलर का कॉम्बिनेशन होता है। आप में से कोई बच्चा अगर पेंटिंग का शौक़ रखता हो तो उसको कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में पता होगा। लाल, हरा, नीला ये तीनों कलर प्राइमरी कलर हैं हमारे, और इन तीनों कलरों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी से आगे जो हमारे कलर बनते हैं उसको हम बोलते हैं हमारे सेकेंडरी कलर्स। ठीक है, सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। और ये जो सेकेंडरी कलर्स हैं इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना कैसे कैसे होता है ये। जब आपसे पूछा जा सकता है भी सेकेंडरी कलर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, तो याद रखना जब आप लाल और इसके साथ में हरा ऐड कर दोगे तो आपका जो रंग बनने वाला है वो बनेगा पीला। ठीक है, जैसे ही आप लाल के साथ नीला ऐड कर दोगे, लाल के साथ नीला ऐड करोगे तो वो बनेगा मैजेंटा। ठीक है, तो वो बनेगा मैजेंटा। जब आप नीला और इसके साथ में आप हरा ऐड कर दोगे तो ये बनेगा आपका पीकॉक नीला, मोर पंखी नीला जो जिसको बोलते हैं, पीकॉक नीला जो है वो बन जाएगा। और ये वाले जो हमारे कलर बन के आ रहे हैं सामने हमारे, ये पीला, मजेंटा, पीकॉक नीला, ये तीनों कलर जो हैं ये हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं। ठीक है, सो ये सेकेंडरी कलर्स होते हैं। इनके बारे में आपको पता चला मेनली ये चीज़ें हैं। कई बार क्वेश्चन जो है वो बन जाता है लाल, ये जो प्राइमरी कलर्स के ऊपर भी पूछा जा सकता है, और प्राइमरी कलर्स के कॉम्बिनेशन से जो सेकेंडरी कलर्स बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। लाल के साथ हरा ऐड करोगे तो आपको नीला मिलेगा, लाल के साथ नीला ऐड करोगे तो आपको मैजेंटा मिलेगा, और नीले के साथ अगर आपने हरा ऐड किया तो आपको कौन सा मिलेगा, तो पीकॉक नीला मिलेगा। ठीक है, अब अगला जो है आपसे पूछा गया है, ये भी आप लाइट के ऊपर ही बात है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछा जाता है वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ पर बनता है। तो याद रखना वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप देख रहे हो तो आँख के अंदर क्या है, एक ऐसा भाग होता है जिसको आप बोलते हैं रेटिना। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो हमेशा रेटिना के ऊपर ही बनता है, और रेटिना के ऊपर जो इस प्रतिबिंब का जो प्रभाव रहता है वो कितना रहता है, तो 1/10 सेकंड के समय तक प्रभाव इसका रहता है। ठीक है, अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आँख के अंदर
जो मनुष्य की आँख होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस। देखो इसमें आ जाता है, सबसे पहले हम बात करें, एक होता है आइरिश। आइरिश क्या करता है, तो ये आँख में क्या है, आँख में प्रकाश की मात्रा जो होती है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। अब देखो आप कभी ऐसे होता है जब आप बाहर से आते हैं तो आप कमरे के अंदर जाते हो तो आपको दिखाई नहीं देता, अंधेरे में रहते हो। जब आप अंधेरे कमरे से जब बाहर जाते हो तो एकदम फिर भी दिखाई नहीं देता। तो मतलब क्या है, आपको एडजस्ट करने के लिए कुछ एक सेकंड लगते हैं, और वो कुछ एक सेकंड जो लगते हैं ना, वो आइरिश ही होता है। आइरिश क्या करता है, तो वो आपके प्रकाश कितना आँख में जाना चाहिए उतना प्रकाश आपकी आंखों में भेजेगा, फिर आप वस्तुओं को देखने लगोगे। ये जो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है आँख के अंदर, वो आइरिश के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे ही हमारा एक और होता है भाग, आँख का भाग, जिसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया जो होता है ना, नेत्र में जो ये प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करा। अब यहाँ से जो आइरिस जो प्रकाश भेज रहा है ना, ये प्रकाश कहाँ जाएगा, कॉर्निया से जाएगा। प्रकाश, इसी प्रकाश को क्या है, कॉर्निया, नेत्र के अंदर जो प्रकाश एंटर करता है ना, वो कॉर्निया से होके ही करता है। आपसे कभी भी पूछा जाए, आँख के अंदर जो प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, ये जो एंटर करता है ना, ये कॉर्निया से ही करता है। और दान में भाग जो दिया जाता है वो यही दिया जाता है, कॉर्निया। पूरी आंख नहीं दान में दी जाती, कॉर्निया ही दान में दिया जाता है। ठीक है, तो ये रेटिना के बारे में बात था। और बाकी याद रखना, मानव नेत्र का जो लेंस होता है ये कितने डायोप्टर का होता है, तो मानव नेत्र का जो लेंस होता है ये बताया जाता है 4 डायोप्टर का होता है। तो ये आज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने आपसे डिस्कशन किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ और भी बहुत बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो लेके आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जी धन्यवाद जी, सभी को मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी।